हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये हमारा वीडियो नंबर 2 है जावा मैराथन क्लासेस का, जहाँ पर मैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप ये वीडियो नंबर 2 देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, जहाँ पर मैंने पहले ही जावा के बेसिस के बारे में बात करा है, जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करा है और जावा के कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करा है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज मैं आप लोगों से क्लास 2 में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली हमारी टॉपिक जो कि है क्लास। ठीक है, तो आई होप कि आप क्लास वर्ड से फेमिलियर होगे, क्योंकि जिस दिन से आप लोग अपना प्रैक्टिकल क्लासेस करना चालू करते हो जावा के रिलेटेड, तो आपको पहला चीज जो टीचर बोलता है, क्रिएट अ क्लास। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास होता क्या है। तो क्लास होता क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है? क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, जिससे कि आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, यानी क्लास हम लोग को हेल्प करता है एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं क्लास इज ए ब्लूप्रिंट विच हेल्प्स अस टू क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होना चाहिए? बिहेवियर होना चाहिए। यानी कोई भी चीज जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो और बिहेवियर हो, तो उस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए कोई एग्जांपल बताता हूँ। मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है। ठीक है, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन को अगर आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो, यानी अगर आपको किसी को बताना है कि क्या मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट, तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मोबाइल एक ऑब्जेक्ट और नॉट, तो आप किस बेसिस पे बोलोगे कि मोबाइल ऑब्जेक्ट है? मोबाइल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट होने के लिए मुझको दो चीज चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। दूसरा चीज क्या चाहिए? बिहेवियर चाहिए। यानी अगर मैं मोबाइल एग्जांपल ले रहा हूँ तो मोबाइल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी? ठीक है, तो मोबाइल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी? मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक होगी कि मोबाइल का एक IMEI नंबर होता है, मोबाइल का एक कलर होता है, मोबाइल का एक ब्रांड होता है, यानी MI है कि एप्पल है कि जियो है कि क्या है, और मोबाइल का क्या होता है? मोबाइल का एक प्राइस होता है। करेक्ट। यानी ये सब मोबाइल की क्या है? ये सब मोबाइल का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये सब मोबाइल की विशेषता है। ठीक है, मोबाइल का बिहेवियर क्या है? मोबाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं? मोबाइल से हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल को हम कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से हम वीडियो देख सकते हैं, मोबाइल से हम यूट्यूब देख सकते हैं। ठीक है, यानी मोबाइल से इन सारी चीज़ों को किया जा सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक हो और किसी भी चीज़ का बिहेवियर हो, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी हम लोग मोबाइल को क्या कंसीडर कर सकते हैं? मोबाइल को हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल दो मुझे ऑब्जेक्ट के बारे में। मान लो किसी ने बोला बुक। ठीक है, तो मैंने आपको बोला क्या बुक ऑब्जेक्ट होता है? तो आप किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट तभी बोल पाओगे जब उसका कैरेक्टरिस्टिक हो और उसका बिहेवियर हो। करेक्ट। यानी बुक का कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर क्या हो सकता है? बुक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? बुक्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि बुक का राइटर कौन है। ठीक है, और क्या हो सकती है? बुक के नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, बुक का प्राइस कितना है, बुक का कलर क्या है, बुक का सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट की बुक है, हिस्ट्री की है, जियोग्राफी की है, कंप्यूटर की है। करेक्ट। यानी बुक के ये सब क्या हुए? ये सब सारे चीज बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। अगर मैं आपको बोलूं कि बुक का बिहेवियर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बुक किस लिए काम आता है? बुक काम आता है हमारा पढ़ने के लिए, बुक काम आता है हमारा शिक्षा लेने के लिए, बुक काम आता है एज ए पेपर वेट कि किसी पेपर को उड़ने नहीं देना है, हम उसके नीचे ऊपर बुक रख देते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें बुक के बिहेवियर हैं। यानी बुक को भी हम लोग बोल सकते हैं कि बुक इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी चीज जिसका कि एक बिहेवियर हो और एक कैरेक्टरिस्टिक हो, हम उसको कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? ऑब्जेक्ट हमेशा बनेगा क्लास का, क्योंकि ऑब्जेक्ट, क्लास के बिना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी ऑब्जेक्ट उसी का बनेगा इसका क्लास होगा। ठीक है, और हम क्लास से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी जावा ने ऐसा कोई रूल नहीं दिया है कि आप लोगों को एक क्लास से एक, दो या तीन या पांच ऑब्जेक्ट ही बना सकते हो आप लोग। क्लास से हम एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, ऑब्जेक्ट का कोई लिमिटेशन जावा ने सेट नहीं करा है। क्योंकि जावा में हम एक क्लास से एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसीलिए हम क्लास को क्या बोलते हैं, इसलिए हम क्लास को बोलते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री का मतलब होता है जहां पर बहुत सारा प्रोडक्शन एक बार में होता है, करेक्ट। चप्पल की फैक्ट्री होती है, दवाई की फैक्ट्री होती है, बिस्किट की फैक्ट्री होती है। यानी जहां पर बल्क में चप्पल बनता है, बल्क में दवाई निकलती है, बहुत सारी क्वांटिटी में बिस्किट निकलती है। वैसे ही ऑब्जेक्ट फैक्ट्री का मतलब है जहां पर बहुत सारी क्वांटिटीज में ऑब्जेक्ट बनता है। यानी क्लास को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, बिकॉज क्लास जो है वो एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाता है जावा में। इसीलिए क्लास को बोला जाता है ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री। कई बार आप लोग एग्जाम में आता है कि वाई क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है, क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री? क्योंकि क्लास से आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दैट इज वाई क्लास इज कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है। और एक चीज बताओ, अगर आप किसी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हो, करेक्ट, मान लो मेरे पास एक क्लास है एनिमल क्लास। ठीक है, एनिमल क्लास से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो हॉर्स, डॉग, कैट, गोट, यानी जिस भी क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होगा? क्लास टाइप का होगा। यानी जितना भी एनिमल है वो सब टाइप ऑफ एनिमल ही होगा। ऐसा तो नहीं कि वो फ्रूट टाइप बन जाए, ऐसा तो नहीं है कि वो फर्नीचर टाइप बन जाए, करेक्ट। यानी जो क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास के टाइप का ही बनेगा, करेक्ट। यानी अगर मैं एक कंसीडर करता हूँ क्लास मोबाइल फोन, यानी उस मोबाइल फोन क्लास से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, यानी वीवो बनाओगे, एम आई बनाओगे, एप्पल बनाओगे, नोकिया बनाओगे, सैमसंग बनाओगे, जो चाहे आपको बना सकते हो आप। ठीक है, यानी आप किसी भी मोबाइल को जब बनाते हो उस पार्टिकुलर मोबाइल ऑब्जेक्ट से, यानी वो वीवो भी मोबाइल के का ही काम करेगा, वीडियो कॉल करेगा, नेट दिखाएगा। ये ऐसा तो नहीं है कि वीवो को आप चबाने लग जाओ, वीवो खाने लग जाओ, वीवो को आप एज ए फर्नीचर इस्तेमाल करने लग जाओ। यानी जो जो कैरेक्टरिस्टिक, जो बिहेवियर मोबाइल का है वही बिहेवियर वीवो का होगा। इसका मतलब है कि लाइक क्लासेस, यानी सिमिलर टाइप का क्लासेस का ऑब्जेक्ट सिमिलर ही बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास का कॉन्सेप्ट पता चला होगा, समझ में आया होगा, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया। ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक क्लास से आप एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, दैट इज व्हाई क्लास इज कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट, जहां पर है कि हम किसी भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बोल तो दिया कि ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, बट ऑब्जेक्ट आप बनाओगे कैसे किसी भी क्लास का? ठीक है, सबसे पहले आपको क्लास में क्लास का नाम देते हो आप जब प्रोग्राम करते हो। यानी मान लो मैं क्लास का नाम दिया क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। मान लो रेक्टेंगल क्लास मैंने बनाया, उस रेक्टेंगल क्लास को मैंने क्या करा, उस रेक्टेंगल क्लास के अंदर मैंने कुछ भी करा, कुछ भी मेंबर वेरिएबल कुछ भी लाया। यानी ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है। आप क्लास का नाम लिखो यहाँ पर, जैसे मेरे एग्जांपल में रेक्टेंगल लिखा मैंने, फिर आप लिखो ऑब्जेक्ट का नाम, फिर लिखो इक्वल टू, फिर लिखो न्यू, फिर लिखो क्लास का नाम। ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यानी ये लाइन से जावा आपके लिए रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, यानी रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? रेक्टेंगल क्लास का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू, फिर आप क्या लिखोगे? क्लास का नेम। ठीक है, यानी ये इस लाइन से, इस पर्टिकुलर लाइन से जावा आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस टाइम से आप प्रोग्राम लिखना चालू करते हो, यानी जिस पेज में आपने अपना कोड लिख रखा है, से लेकर के, उस पेज से लेकर के आप जब तक प्रोग्राम को रन करके आंसर निकालते हो वहां तक का पूरा फ्लो कैसा दिखता है। ठीक है, यानी जिस फाइल में आपने अपना कोड लिखा है, जिस फाइल में अपना अपना कोड लिखा है उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, यानी ये वैसा फाइल है जिसमें मैंने अपना एक्चुअल कोड लिखा है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लिखी है। सोर्स कोड सबसे पहले किसके पास जाता है? सोर्स कोड कोड सबसे पहले जाता है हमारा कंपाइलर के पास में। ठीक है, किसके पास जाता है? कंपाइलर के पास में। जावा में कंपाइलर का नाम क्या है? जावा में कंपाइलर का नाम है जावा सी। क्वेश्चन आता है कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर
जावा का कोड को रीड करता है, रीड करने के बाद में जावा का कोड को एक बार में रीड करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जा इसके पहले क्लासेस में मैंने आपको क्या बताया, जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, करेक्ट। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है, करेक्ट। जो लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन समझता है। यानी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। और जावा लैंग्वेज कैसी है? जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी अगर हम लोगों को हमारा कोड, ये हमारा कोड है, इसको हम अगर हम लोगों को कंप्यूटर को बताना है या कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर से काम कराना है, यानी इस कोड को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम लोग को मिडिल मैन चाहिए, करेक्ट। जो कि हमारा कोड को समझे, वो कोड को कंप्यूटर के पास ले जाके समझाए जीरो वन की भाषा में, और कंप्यूटर जो आउटपुट ला के देगा वो खुद समझे और फिर उस आउटपुट को हाई लेवल में हमको समझाए। ये जो मिडिल मैन है, जो हमारी हाई लेवल को भी समझता है और कंप्यूटर के जीरो वन को भी समझता है, ये जो मिडिल मैन है, यही मिडिल मैन जावा में जावा कंपाइलर है। ठीक है। जावा कंपाइलर क्या करता है? जावा कंपाइलर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करता है इन वन गो और मशीन रीडेबल कोड बनाता है। ठीक है। और वो मशीन रीडेबल कोड जाता किसके पास में है? वो मशीन रीडेबल कोड जाता है हमारा, क्या बनाता है वो कंपाइल करके वो बनाता है मशीन रीडेबल कोड। यानी मशीन रीडेबल कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन रीडेबल कोड को हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है। ये बाइट कोड बनाता कौन है? ये बाइट कोड बनाता है कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा मिडिल मैन है जो हमारा सोर्स कोड को समझ के उसको कंप्यूटर के भाषा में, लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है। वो बाइट कोड को रीड कौन करता है? वो बाइट कोड को रीड करता है हमारा जेवीएम, यानी जावा वर्चुअल मशीन। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जेडीके के बारे में। ठीक है। जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। अब हम पढ़ेंगे जेडीके होता क्या है। जेडीके मतलब है, आप मान सकते हो कि ये एक पूरा एक किट होता है। ठीक है। उस किट में क्या क्या होता है? उस किट में हमारे पास में सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो हम लोग को मिलती है कंपाइलर। ठीक है। और क्या मिलती है हम लोग को उस किट में? हम लोग को उस किट में मिलता है जेआरई। और हम लोग को उस किट में क्या मिलता है? हम लोग को उस किट में मिलता है कुछ सपोर्टेड लाइब्रेरीज। ठीक है। यानी आप ऐसा मानो कि जैसे मान लो कि आपको कुछ एक बड़ा बॉक्स दिया गया है। ठीक है। उस बड़े से बॉक्स में बहुत सारे छोटी छोटी चीजें आपको मिला के दी गई है। तो आप इस बड़े से बॉक्स को आप मान सकते हो जेडीके। ठीक है। उस बड़े से बॉक्स में जो पहला कंपोनेंट आपको मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? वो आपको मिलने वाला है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर होता क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया, कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को इनपुट लेता है और सोर्स कोड को एक गो में, एक ही बार में रीड करता है और हमारे लिए क्या बनाता है? हमारे लिए वो बनाता है बाइट कोड, यानी क्लास फाइल, करेक्ट। तो कंपाइलर अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम हमारे सोर्स कोड को रीड करके बाइट कोड नहीं बना पाएंगे। ठीक है। यानी अगर आप लोग के पास कंपाइलर नहीं है तो आप अपना कोड को कंपाइल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड कंपोनेंट जो हम लोग को मिलता है वो मिलता है हमारा जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म क्या होता है? जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। यानी जेआरई जो है वो ऑलरेडी हमारे जेडीके के किट के साथ में ही आता है हमारे पास में। तो जेआरई क्या है? जेआरई भी एक कंपोनेंट है। जेआरई भी एक कंपोनेंट है। जिस जेआरई के कंपोनेंट में हम लोग को मिलता है जेवीएम और हम लोग को मिलता है कुछ सपोर्टेड लाइब्रेरीज। ठीक है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि जेवीएम रहता कहाँ पर है, एक्चुअल में जेवीएम किसके अंदर मिलता है, तो एक्चुअल जेवीएम हम लोग को मिलता है जेआरई के अंदर में। ठीक है। यानी जेवीएम जो है वो जेआरई का पार्ट है। और जेआरई क्या है? जेआरई हमारा जेडीके का पार्ट है। यानी जब आप जेडीके डाउनलोड करते हो ऑनलाइन से तो ऑटोमेटिक आपके पास में जेआरई भी आ जाता है और जेवीएम भी आ जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों के पास में जेडीके नहीं है तो आप अपना प्रोग्राम कंपाइल नहीं कर पाओगे। कंपाइलर की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ही हम लोगों का सोर्स कोड रीड करके हमारे लिए क्लास फाइल बनाता है। यानी अगर आप, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जेवीएम के बारे में। ठीक है।
यानी JVM एक कंपोनेंट है जावा का, जो कि कहाँ रहता है, जो कि हमारा JRE के अंदर रहता है। और JRE कहाँ रहता है, JRE हमारा JDK किट के अंदर रहता है, करेक्ट, जो कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम के जरिए बताया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि JVM क्या होता है। JVM का फुल फॉर्म क्या होता है, JVM का काम क्या होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन मतलब क्या होता है, जो मशीन एक्चुअल में नहीं है बट वो है मशीन, काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। तो जेवीएम क्या होता है, जेवीएम ऑलरेडी हमारा जेआरई का पार्ट है। और जेवीएम करता क्या है, जेवीएम हमारा जो कंपाइल किया हुआ कोड है, यानी जेडी जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जेवीएम का नाम है जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम करता क्या है, मैंने जो आपको बताया कि हमारा एक सोर्स कोड होता है, करेक्ट। वो सोर्स कोड जाता कहाँ है, वो सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास में। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स कोड कंपाइल करता है और बनाता है बाइट कोड। वो बाइट कोड कहाँ जाता है, वो बाइट कोड जाता है हमारा जेवीएम के पास में। और जेवीएम क्या करता है, उस बाइट कोड को रीड करके आउटपुट निकाल कर देता है, करेक्ट। ये और डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। यानी जेवीएम एक ऐसी मशीन है, जेवीएम एक ऐसी वर्चुअल मशीन है जो कि जीआरई के अंदर रहती है। और JVM जो है बाइट कोड को इनपुट लेती है, और बाइट कोड को एज एन इनपुट ले करके उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट ला करके हम लोगों को देती है, ठीक है। यानी कि जेवीएम इनपुट लेती है बाइट कोड को, और बाइट कोड को इनपुट लेकर के आउटपुट ला कर देती है। और जेवीएम अल्टीमेटली जावा में है क्या, जेवीएम अल्टीमेटली जावा में इंटरप्रीटर है। इंटरप्रीटर होता क्या है, इंटरप्रीटर यानी जो हमारे जावा कोड को वन बाय वन लाइन रीड करे और उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करे, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रीटर। अब कंपाइलर किसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारे कोड को एक गो में, वन गो में एंटायर कोड को रीड करे और उसको मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करे, करेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर। तो यही बेसिक डिफरेंस है जेवीएम में और कंपाइलर में। यानी कभी अगर आपको बोलेगा कि इंटरप्रीटर में और कंपाइलर में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, तो डिफरेंस क्या है, कंपाइलर reads entire code in one go and convert it into machine code. Interpreter reads code one by one and convert it into machine code. That is the difference between JVM and interpreter and compiler, ठीक है। तो जावा को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, जावा इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। जावा इज ए मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। यानी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जावा को मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम। मशीन का मतलब कंप्यूटर नहीं है, मशीन का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग हमारे लैपटॉप में विंडोज रखते हैं, किसी के पास अगर एप्पल का लैपटॉप है तो उसके पास आईओएस है, ठीक है। यानी ये सब जो है विंडोज आईओएस लिनक्स यूनिक्स, ये ही हमारा ओएस होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी हर एक मशीन में, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में अपना अपना जेवीएम होता है। क्या होता है अपना अपना, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑटोमेटिकली अपना एक जेवीएम होता है। चूंकि उन लोग के पास अपना जेवीएम है तो जेवीएम करेगा क्या, जेवीएम बाइट कोड को इनपुट लेगा और आउटपुट निकालेगा, उसको सिर्फ इतना ही काम है। और जेवीएम का आउटपुट, इनपुट के लिए बाइट कोड लाके कौन देगा, कंपाइलर ला करके देगा, करेक्ट। यानी अगर किसी ओएस में ऑलरेडी जेवीएम है, यानी अगर मैं एक विंडोज यूजर हूं और मैंने एक जावा का कोड लिखा, जावा का कोड को मैंने कंपाइल करा, जैसे ही मैंने जावा कोड को कंपाइल करा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे बाइट कोड मिलेगा वहां से, करेक्ट। उस बाइट कोड को मैंने क्या करा, उस बाइट कोड को मैंने अपने फ्रेंड को भेजा, जो मेरा फ्रेंड एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल करता है। एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल करता है यानी उसके लैपटॉप में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम है आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल के डिवाइस में यूज होता है। यानी मेरे फ्रेंड ने मेरा कंपाइल किया हुआ कोड, यानी मेरा बाइट कोड को लेकर के अपने मशीन में जब रन करा, यानी उसके मशीन में ऑलरेडी जेवीएम अवेलेबल है मेरे दोस्त के पास में, यानी मैंने उसको बाइट कोड ला करके दिया, उसने जेवीएम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा, उसका आउटपुट आ गया। यानी जावा बोलता है कि आप एक बार किसी भी कोड को कंपाइल करके बाइट कोड बनाओ, उस बाइट कोड को आप चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस बाइट कोड को आराम से एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट ला करके देगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी जावा का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। यानी कंपाइल वंस एंड रन एनीवेयर। जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो सिर्फ एप्पल के मोबाइल में चलते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल में चलते हैं। करेक्ट। यानी एंड्रॉयड मोबाइल में अगर मैं एप्पल का एप्लीकेशन डाउनलोड भी करूंगा तो मुझे डाउनलोड करने का पहली बार तो मौका नहीं मिलेगा। बट अगर मैं डाउनलोड कर भी लेता हूं तो मेरे मोबाइल में वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन को बनाया गया है एप्पल डिवाइसेस के लिए। और अगर एप्पल में एंड्रॉयड डिवाइस और एंड्रॉयड एप्लीकेशन ट्राई करूंगा तो वहां भी वो नहीं चलेगा। यानी वो जो एप्लीकेशन है वो मशीन डिपेंडेंट है। यानी वो सिर्फ उसी ओएस के लिए बना है और वो उसी ओएस में ही काम करेगा, या तो एंड्रॉयड में या तो एप्पल में। तो उसको हम लोग बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। और जावा क्या है? जावा मशीन इंडिपेंडेंट है। यानी जावा को आप अगर एक बार कंपाइल करके बाइट कोड निकालते हो, तो वो बाइट कोड आपका किसी भी पार्टिकुलर ओएस में मशीन में चलेगा, क्योंकि हर मशीन के पास में अपना अपना जेवीएम होता है। और जेवीएम ही एक ऐसा पार्ट है जावा का जो जावा को मशीन इंडिपेंडेंट बनाता है। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जावा को क्यों बोलते हैं, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप इसको अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म